नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने उस YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर वो वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें हम हृदय, रक्त वाहिनियाँ हैं वो इसमें मुख्य रूप से भाग लेते हैं। उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले है हमने जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनके बारे में वो वीडियो बना दिया है, तो ये ब्लड का समय है ये दूसरा ये चैप्टर। तो इससे पहले वाला चैप्टर आपने ब्लड ग्रुप वाला नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता है, वो सब हमने बात पूरी की है उसमें कंप्लीट। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से है वो इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो में बात करें तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण के बारे में बात करूँ तो रक्त परिसंचरण तंत्र की है वो खोज विलियम हार्वे ने की थी, तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। और इसके अलावा मनुष्य और पक्षियों में दो प्रकार का है वो रक्त परिसंचरण होता है, जैसे कि पक्षियों एवं स्तनधारियों में है वो बंद रक्त परिसंचरण यानी रक्त वाहिनियों में बहता है, और इसके अलावा कीटों में है वो खुला रक्त परिसंचरण होता है, यानी कि रक्त सीधा ही वो अंगों के संपर्क में रहता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो स्तनधारी और पक्षी है उनके बारे में बात करें, जैसे मनुष्य के बारे में आज हम बात करेंगे कि रक्त है वो परिसंचरण किस प्रकार से काम करता है। तो रक्त परिसंचरण के तंत्र के में है वो 3 इसके मुख्य अंग होते हैं, जैसे इसमें परिसंचरण तंत्र पूरा है, उसमें हार्ट यानी कि हृदय, उसके बाद रक्त, इसके बाद रक्त वाहिनियाँ, ये तीनों हैं वो रक्त परिसंचरण तंत्र में है वो भाग लेते हैं। तो इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के यानी हृदय के बारे में। तो हृदय है वो मानव हृदय लाल रंग का तिकोना खोखला एवं मांसल अंग होता है जो कि पेशीय ऊतकों का बना होता है। इसके अलावा यह एक आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। इसमें है वो पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है जो कि द्रव्य की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। और हृदय में है वो मुख्य रूप से 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें लंबवत रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। हृदय है वो बाएं भाग में बायां अलिंद एवं दाएं भाग में दायां नीले, और बाएं भाग में दायां अलिंद एवं दायां नीले होता है। यानी कि हृदय वो 4 पार्ट, जो हृदय को 4 पार्ट बना होता है, 2 आलिंद एवं 2 नीले होता है। ऊपर 2 आलिंद होते हैं, नीचे 2 नीले होते हैं। इसके अलावा एक वयस्क मनुष्य का हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि एक नवजात शिशु का 160 बार धड़कता है। तो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे हुए हैं, इसीलिए ये पॉइंट आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आगे हम बात करें तो हृदय धड़कन का नियंत्रण है वो पेस मेकर करता है जो दाएं आलिंद में होता है। इसे हृदय भी कहते हैं। हृदय धड़कन का सामान्य से तेज होना है वो टेकिकार्डिया कहलाता है। इसके अलावा हृदय धड़कन का है वो सामान्य से धीमा होना है वो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। बात करें ये हृदय है वो किस प्रकार से काम करता है, तो हृदय है वो धमनियों एवं शिराओं से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा 2 आलिंद एवं 2 नीले होते हैं। और हृदय है वो हमारी किडनी में जाता है रक्त फिल्टर के लिए। इसके अलावा रक्त हमारे फेफड़ों में भी जाता है, पूरी शरीर में काम करता है। तो जैसे हम शुरुआत करते दाएं नीले से शुरुआत करते हैं, तो दाएं नीले से वो रक्त जाता है हमारे शरीर में, किडनी के पास से जाने पूरे शरीर में जो घूम फिर के वो किडनी के पास जाता है। वहाँ पे है वो CO2 है, CO2 गैस है वो। इसके अलावा CO2 गैस के अलावा जो यूरिया, ब्लड यूरिया होती है, जो भी अपशिष्ट होते हैं तो किडनी में उसको फिल्टर होते हैं। उसके अलावा जो साफ जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर में वापस बाएं आलिंद में आती है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आती है। बाएं नीले के द्वारा है वो आपके पलन जो महाधमनी होती है उसमें आती है। उसके अलावा बाद में है वो ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रहती है, ऑक्सीजन है वो हमारे नीचे रहती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। उसके अलावा फिर वही काम कार्य करता है। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बाहर से नाक के द्वारा आती है वो यहाँ फिर रहती है,
वो फिर दाएं आने में जाती है, वो फिर दाएं नीले में जाती है। इसके अलावा एक जो रक्त संचरण परिसंचरण है, ये आप आपस में घूमता रहता है, इस प्रकार से कुछ काम करता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें हार्ट से जुड़े हुए, तो हृदय का वजन है वो महिला का है वो 250 ग्राम होता है, तथा पुरुष के हार्ट का वजन है वो 300 ग्राम होता है। 4 हृदय के अध्ययन को है वो कार्डियोलॉजी कहते हैं। 4 प्रथम हृदय प्रत्यारोपण है वो 3 दिसंबर 1967 को है वो डॉक्टर सी बर्नार्ड ने है वो अफ्रीका में किया था। भारत में जो है वो प्रथम है जो 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। और हृदय में कपाटों की संख्या वो 4 होती है, 2 आनित और 2 नीले होते हैं। इसके अलावा जॉर्विस 7 है वो प्रथम कृत्रिम हृदय है जिसे रॉबर्ट जॉर्विक ने बनाया था। इसके अलावा सबसे कम धड़कन है वो ब्लू व्हेल के हृदय में होती है, जो कि 25 मिनट है वो 25 बार है वो प्रति मिनट धड़कता है। इसके अलावा सबसे अधिक धड़कन है वो चंद्र की होती है, यानी कि 800 बार है वो प्रति 1 मिनट में चंद्र का हृदय वो धड़कता है। आगे बात करें तो एक धड़कन में है वो हृदय 70 ml रक्त पंप करता है, और मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है वो हार्ट ही है। इसके अलावा हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, इसकी हमने बात कर ली है। अब दूसरा हार्ट के बाद है वो रक्त परिसंचरण में भाग होता है, वो होता है रक्त। अब बात करें रक्त यानी ब्लड के बारे में, तो ब्लड है एक तरल संयोजी उत्तक है। इसके अलावा रक्त का निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है, तथा भ्रूण अवस्था में है वो प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका रक्त का निर्माण है वो आपके प्लीहा यानी स्प्लीन या तिल्ली भी कहते हैं इसे, वहाँ होता है। और आरबीसी का प्लीहा को है वो आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का, तो आरबीसी कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा यानी या तिल्ली को कहते हैं, स्प्लीन को। इसके अलावा रक्त है वो सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, तथा रक्त का पीएच मान है वो 7.4 हल्का क्षारीय होता है। बात करें रक्त किससे मिलकर बना होता है, तो रक्त के बारे में बात करें तो रक्त में है वो 55% है वो प्लाज्मा होता है, यानी कि प्लाज्मा में है वो 90% पानी होता है, और अन्य 10% है वो पदार्थ होते हैं, जैसे जो भी प्रोटीन होते हैं वगैरह होते हैं, जो ऊर्जा होती है। इसके अलावा ये प्लाज्मा कार्य होता है कि फाइब्रोजिनल प्रोटीन बन जाता है प्लाज्मा में, जो कि रक्त का थक्का बन जमने से मदद करता है, तथा ताप नियंत्रण रखता है, घाव बनने में मदद करता है। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोध क्षमता में भी कार्य करता है। ये प्लाज्मा। बात करें प्लाज्मा के अलावा हमारे रक्त में क्या होता है, तो 45% है वो रक्त केशिकाएं होती है। केशिकाएं मतलब जिनमें है वो रक्त नलिकाएं होती है। तो रक्त में है रक्त केशिकाएं मतलब जो छोटी छोटी और भी पार्टिकल होते हैं, यानी कि आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। इनके बारे में है हमने वो कंप्लीट बात आरबीसी और बारे में हमें कंप्लीट आगे बात करेंगे। प्लाज्मा के बारे में है वो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। बाकी प्लाज्मा के बारे में आपको इतना याद रखना है कि प्लाज्मा कार्य क्या होता है, ये रोग प्रतिरोध क्षमता कार्य करता है, और यह है इसमें फाइब्रोजिनल प्रोटीन बन जाता है, जो कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, ताप नियंत्रित करता है, और घाव बढ़ने में मदद करता है। ये प्लाज्मा कार्य है। इसके अलावा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करें आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी जो है ये कुल कणिकाओं का 99% होती है। यानी कि अगर 45% में से अगर 45% का 100% करें हम, तो उसका 99% है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में है वो अकेला 99% है वो आरबीसी होती है। तो ये केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक विहीन कोशिका होती है। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही है वो रक्त का रंग लाल होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन O2 तथा CO2 का शरीर में परिवहन करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन है उसके कारण है वो शरीर में वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। इसकी कमी से है वो रक्तहीनता, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, वो रोग हो जाता है। लाल रक्त कणिकाएं हैं वो प्लीहा में यानी कि नष्ट हो जाती है। इसमें बात मुझे प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली है उसमें है उसका नष्ट होती है। और प्लीहा तिल्ली में हमने बात कर ली है कि भ्रूण अवस्था में है वो खून का ब्लड का निर्माण यही होता है। वो बात करें तो अतः प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या है वो लगभग 50 लाख प्रति mm³ होती है, जिसका जीवन काल है वो 120 दिन होता है। यानी 100 से 120 दिन है इनका आरबीसी का जीवन काल होता है। इसके अलावा
कुछ अपवाद भी है, जैसे ऊंट और लांबा है, उनमें है वो जो कोशिका होती है वो केंद्रक है, विहीन नहीं कोशिका, उनमें वो कोशिका विहीन नहीं होती, उनमें कोशिका पाई जाती है, केंद्रक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, सॉरी। तो ऊंट और लांबा ऐसे हैं, उनमें केंद्रक में कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ये आपको इसका अपवाद याद रखना है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। आगे बात करें WBC की, यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। तो ये क्या कार्य करती है? ये हमारे शरीर में है वो रोग प्रतिरोध क्षमता का कार्य करती है। इन्हें है वो ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनकी संख्या है वो 10,000 है वो mm³ होती है। यह लाल अस्थि मज्जा में बनती है। इसके अलावा केंद्रक की आकृति व कणिकाओं के आधार पर श्वेत रक्त कणिकाएं वो 5 प्रकार की होती है। और रक्त में है वो श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ जाना है वो ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इसके अलावा जो रक्त कणिकाएं अनियंत्रित रूप से घट जाती है उसे ल्यूकोपीनिया भी कहते हैं। यानी कि WBC का अनियंत्रित रूप से घटना है वो ल्यूकोपीनिया कहलाता है, और अनियंत्रित रूप से बढ़ना है वो ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं, वो हो जाता है। इसके अलावा बात करें RBC की बात हमने कर ली, WBC की बात कर लें, हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की अब। तो प्लेटलेट्स हैं, ये है वो केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं जो कि रुधिर का थक्का बनने में मदद करती हैं। इनका जीवन काल है वो 5 से 9 दिन का होता है। ये केवल है वो स्तनधारियों में पाई जाती है। रक्त है वो फाइब्रिन मदद में जमता है, वो मदद करता है। तो आपका प्लेटलेट्स के अलावा जो कि आपकी जो प्लेटलेट्स में है वो फाइब्रिनोजन जो एंजाइम बन जाता है, उसकी मदद से रक्त का थक्का बनता है। इसके अलावा बात करें लसिका तंत्र की, तो लसिका तंत्र है वो होता है ये हल्के पीले रंग का है वो द्रव्य होता है जिसमें RBC तथा थ्रोम्बोसाइट अनुपस्थित होते हैं। ये केवल WBC पाई जाती है इनमें, और रक्त का pH को ये नियंत्रित करती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है, क्या लसिका तंत्र, और वसा वाले उत्तकों को गहराई वाले भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा लंबी यात्रा करने पर लसिका ग्रंथि इकट्ठा हो जाती है, तब पाँव में सूजन आ जाती है। जब हम लंबी यात्रा करते हैं तो हमारे पाँव फूलते हैं ना, ये इसी वजह से सूजते हैं, लसिका तंत्र की वजह से, क्योंकि यह उसमें लसिका ग्रंथि है वो इकट्ठा हो जाती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें इनसे जुड़े हुए RBC WBC के बारे में, तो रक्त का अध्ययन है, यानी ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड का अध्ययन है वो हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया है वो हीमोपोइसिस कहलाती है, और ऊंट व लांबा के RBC में केंद्रक उपस्थित होता है, बाकी नॉर्मली है वो केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा रक्त का लाल रंग है वो फेरस आयरन के कारण होता है, जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ऊंचाई पर जाने पर है वो RBC की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही होता है। इसके अलावा मानव शरीर में है वो सामान्य रक्तचाप है वो 120 से 80 mm होता है, और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है वो 120 दिन होता है। इसके अलावा और बात करें रक्त से जुड़े वाले तथ्यों के बारे में, तो एक बार में है वो मनुष्य 10% रक्तदान कर सकता है। इसके अलावा 2 सप्ताह बाद पुनः यह दान कर सकता है मनुष्य, और अधिकतम 42 दिन तक रक्त को ब्लड बैंक में है वो सेव कर सकते हैं। रक्त को है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है ब्लड बैंक में, और रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट व EDTA मिलाते हैं, जिससे प्रतिस्पंदन होता है, और ये कैल्शियम को बांध लेते हैं जिससे रक्त जमता नहीं है। इसके बाद आपसे ये भी पूछते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा क्या एंजाइम होता है जिसकी वजह से है वो हमारे शरीर में रक्त जमता नहीं है, तो वो आपका होता है हिपेरिन, उसकी वजह से हमारे शरीर में रक्त जमता नहीं है। और ब्लड बैंक के बारे में बात करें तो ब्लड बैंक में वो सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट व EDTA वो रक्त प्रतिस्पंदन को कार्य करते हैं। इसके अलावा RS फैक्टर की खोज है वो रिसर्च बंदर में की गई थी। और इसके अलावा बात करें तो सर्वदता रक्त समूह होता है ब्लड का, जो कि सब ब्लड दे सकता है, वो आपका होता है वो ब्लड ग्रुप होता है वो। और O में भी है, और RH फैक्टर की बात करें तो O का है वो RH नेगेटिव, यानी कि O नेगेटिव जो होता है वो सबको ब्लड दे सकता है, यानी कि सर्वदाता है वो ब्लड ग्रुप होता है।
और सर्वग्राही के बारे में बात करें तो AB जो पॉजिटिव होता है, AB पॉजिटिव है वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप पे होता है। तो ये था ब्लड ग्रुप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में, क्योंकि आप रक्त परिसंचरण के बारे में है वो हृदय भाग लेता है और इसके बाद है वो ब्लड भाग लेता है। अब रक्त वाहिनियों के बारे में बात करें तो रक्त वाहिनियाँ है वो शरीर में है वो रक्त का परिसंचरण है वो वाहिनियों के द्वारा होता है। इसमें रक्त वाहिनियाँ हैं वो जैसे भी पहले कहते हैं मानव शरीर में है वो रक्त वाहिनियाँ वो 3 प्रकार की होते हैं। जैसे एक तो धमनी होती है, एक शिरा होती है, एक केशिका होती है। सबसे पहले बात करें धमनी के बारे में, तो धमनी है ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है, जैसे जिन वाहिनियों को है वो धमनी कहते हैं। इनमें रक्त प्रवाह तेजी व उच्च दाब पर होता है। महाधमनी है वो सबसे बड़ी धमनी होती है, यानी कि इसे पल्मनरी धमनी भी कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी भी से कहते हैं। इसके अलावा फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो फुफ्फुस धमनी में कौन सा होता है, तो फुफ्फुस धमनी है पल्मोनरी आर्टरी में है वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा शिराओं के बारे में बात करें तो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली वाहिनियां उन्हें शिरा कहते हैं और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो आपको शिरा और धमनी में हमेशा कंफ्यूज होता होगा कि कौन से में शुद्ध बहता है कौन से में अशुद्ध। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, शिरा में है वो शिरा में 2 शब्द होते हैं सी और रा, यानी कि 2 शब्द होते हैं, और इसका लाती है हृदय की ओर लाती है, इनमें भी 2 शब्द होते हैं। तो शिरा और लाती यानी कि ये 2 समान शब्द हो गए, तो शिरा का होता है लाना। उसके बाद बात करें धमनी की, तो धमनी में होता है 3 शब्द ध मैं और नी। तो धमनी में है वो होती है ले जाती, हृदय से ले जाती है, तो इसमें भी 3 शब्द हो गए। तो शिरा का होता है लाना, तो आपका हो गया ये आपका ट्रिक हो गया। धमनी में 3 शब्द यूज होते हैं, तो धमनी में ये करती है ले जाने का कार्य। लेकिन इसमें एक अपवाद है, फुफ्फुस या शिरा है वो इसमें अपवाद होता है। फुफ्फुस या शिरा में है वो शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस या धमनी में है वो अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा एक और होती है रक्त वाहिका वाहिनी, वो होती है केशिकाएं। ये है वो पतली रुधिर वाहिका होती है, इनमें रक्त बहुत धीमी गति से है वो प्रवाहित होता है। इसके अलावा बात करें रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में, तो हृदय जब रक्त को धमनियों में पंप करता है तो धमनियों की दीवारों पर जो दाब पड़ता है उसे रक्त दाब कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य में रक्त दाब है वो 120 से 80 होता है और रक्त दाब मापने वाले यंत्र को है वो स्टेनोमीटर कहते हैं। इसके अलावा कुछ तथ्यों के बारे में बात करें तो प्रत्येक रक्त कण को है वो शरीर का चक्कर पूरा करने में वो लगभग 60 सेकंड लगते हैं और सामान्य मनुष्य के शरीर में है वो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। प्रत्येक धड़कन में है वो हृदय लगभग 70 ml रक्त पंप करता है। सामान्य मनुष्य का हृदय है वो 1 मिनट में 60 सेकंड में 70 से 72 बार ये इसका हार्ट मनुष्य का धड़कता है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। हम आपको समझाते हैं इसके बारे में, जो ये रक्त आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में बात करें, दोबारा बात करें तो हमारे शरीर में है वो हमें शरीर में एनर्जी जो मिलती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमें ग्लूकोज के फॉर्म में है वो हमें मिलता है हमें भोजन। तो ग्लूकोज में होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसलिए अगर हम मिलाते हैं ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ये टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP के रूप में है, ये हमें प्राप्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर में ये देखो ये पहले भी होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें जब हमें हमारे शरीर में जो कोशिकाओं को मिलती है, कोशिकाएं वो ATP के रूप में काम करती है। तो ग्लूकोज जब होता है तो ग्लूकोज टूट के है वो हमारे शरीर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP यानी एनर्जी के रूप में हमें ये काम करता है। तो एनर्जी तो हमारे शरीर में कोशिकाओं को मिलती है तो वो कार्य करती है, तभी कार्य करती है। इसके अलावा पानी है वो हमारे शरीर में वैसे भी 70% है, वो 70 का हमारे 90% हमारे शरीर में पानी ही है। उसके अलावा हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नाक के द्वारा है वो बाहर निकाल दी जाती है। तो ये आपका कुछ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। या हमने है वो आपको चित्र के द्वारा है बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। अगर आपको यह वीडियो है वो
अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो हमारे चैनल को है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको PDF वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही इसका मिल जाएगा। इससे आगे है हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। हम है वो डेट के साथ में है वो आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, वो भी डिस्कस हम वीडियो में हम करेंगे पूरी। तो दोस्तों हमें ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, आप हमें सपोर्ट बनाते हैं और आपका पॉजिटिव रिव्यू है हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा दोस्तों, हम आपको है वो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहे। इसके अलावा जो भी आपकी राय होगी इस वीडियो के प्रति तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको कंप्लीट तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो भी हम आपको है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा वीडियो पे। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में है वो। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अपनी कोच है। नमस्कार।